अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा इकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला आपका। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रोग्राम की रेगुलर होस्ट आसमा शिराजी अपनी सालाना तातीलात पर है और इसी वजह से ये जिम्मेदारी आज के शो की मुझे सौंपी गई है। प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जिसको निपटाने के लिए डेडलाइंस मुल्क की आला अदालत देती है, लेकिन ये केस लटकता दिखाई देता है। मुल्जिम पेश हो रहा है लेकिन उसका वकील ही उसका साथ छोड़ चुका। हम बात कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जो एहतसाब अदालत में पेश हुए तो उनका दिफा करने के लिए उनका कोई वकील नहीं था। ख्वाजा हारिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत नवाज शरीफ की दरख्वास्त से भी खुद को अलहदा कर लिया। लेकिन नाज़रीन, आखिर ऐसा हुआ क्या कि 9 माह बाद नवाज शरीफ के वकील ने इस मुकदमे से मुआवज़त कर ली? क्या ये ताख़ीरी हरबा है जो शरीफ ख़ानदान इस्तेमाल कर रहा है ताकि किसी तरीके से नवाज शरीफ और उनके अहले खाना पर कायम मुकदमात की समाअत इल्तवा का शिकार हो और फैसला जो है वो इलेक्शन के बाद आए? इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ ने ये शिकवा किया है कि आइन तोड़ने वाले को वेलकम और उनका नाम ECL में डाला जा रहा है। साथ ही चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने असगर खान अमल दरामद केस में रिमार्क्स दिए हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के पाकिस्तान आने में जो रुकावट थी वो हमने ख़त्म कर दी है। अब देखना यह है कि उनमें कितनी बहादुरी है, वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं। परवेज़ मुशर्रफ आईं और दिखाएं कि वो कितने बहादुर हैं। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि अब उन्हें आ जाना चाहिए, अब उन पर कोई कदगन नहीं है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको याद दिला दें कि चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि अगर मुशर्रफ वापस आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस सारी सिचुएशन पे, सारे सिनेरियो पे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अदालत में पेश हुए। सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, प्रोसिक्यूशन एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में हतमी दलाइल मुकम्मल कर चुकी। ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मिलने से पहले ही वकालतनामा वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद तो वैसे ही ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वकील न आए तो दरख्वास्त पर कौन दलाइल देगा? क्या नवाज शरीफ खुद अदालत आएंगे? जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि हतमी दलाइल से मुतालिक हुक्म इम्तना न होने के बाइस एहतसाब अदालत समाअत जारी रखे। दूसरी जानिब नैब ने भी शरीफ फैमिली का नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश कर दी और लंदन से हसन और हुसैन नवाज को भी एहतसाब अदालत पेश करने की दरख्वास्त कर दी गई। नैब के एक्शन पर नवाज शरीफ का रिएक्शन आ गया। कहा, आइन तोड़ने वाले को वेलकम किया जा रहा है और अंधेरे दूर करने वाले का नाम ECL में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ मुशर्रफ जो है उसको हर किस्म की रायत देने की आजकल अखबारों में बातचीत हो रही है और ये भी साकिब निसार साहब की तरफ से कहा गया कि हम जो है ना वो आए यहाँ पे और आके बिल्कुल खौफजदा न हो। जिसने आइन तोड़ा वो तो वेलकम किया जा रहा है। एहतसाब अदालत के बाहर उन्होंने ख्वाजा हारिस के मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया। कहा, अगर ये फेयर ट्रायल है तो मर्जी का वकील रखने का भी हक हासिल है। अब शरीफ खानदान की कश्ती सियासी भंवर पार कर जाएगी या फिर कोई नया तूफान इस कश्ती से टकराने वाला है। तशवीश बढ़ने लगी है। और अब इसके बाद होगा क्या, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने मदू किया है आरिफ चौधरी साहब को। मुमताज़ माहिर कानून है, हमारा साथ देंगे, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ होंगे। साथ ही साथ PTI इस सारी सिचुएशन पर क्या मौक़िफ़ रखती है, इस सिचुएशन को किस तरह से देख रही है, इस पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है अंदलीब अब्बास साहिबा से। अंदलीब साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले मैं रुक करना चाहूँगी आरिफ चौधरी साहब आपकी जानिब। आज समाअत हुई है, वकील के बगैर पेश हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। 19 जून तक की उनको मोहलत दी गई है कि आप अपना वकील कर लें, वकील के साथ पेश हों। अब अगर 19 जून तक भी वो अपना वकील नहीं कर पाते हैं तो आगे क्या कर सकती है अदालत के पास इख्तियार क्या है, आइन क्या कहता है? बगैर वकील के फैसला सुनाया जा सकता है या सरकारी वकील मुहैया किया जाएगा? पहली बात तो ये है कि इस मौजू पर गुफ्तगू से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मौका दिया। जी आरिफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट मामला है इस मरहले पर, जबकि
कई दफ़ा ये पेशियां हुई और ये आपको मालूम होगा कि ये केस बेसिकली टाइम स्पेसिफिक था। सही। इसमें 6 महीने का वक्त दिया गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करना है, लेकिन फिर भी और बार बार उसके दरखास्त बाद भी जब दी गई पहली आरिफ साहब बढ़ाने की, वक्त बढ़ाने की। नहीं, मैं जरा आपको बताऊं कि हुआ क्या। जी। यानी कौन एक्सटेंशन कौन मांगता था। 2 महीने की जब एक्सटेंशन दी गई तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की तरफ से और मरियम साहबा की तरफ से ये कहा गया कि देखें जनाब, ये क्या हो रहा है कि जनाब ये यानी बजाय इसे फैसला करने के इन्हें कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए जनाब ताखीर हो रही है और 2 महीने और बढ़ा दिया गया टाइम। फिर उसके बाद एक्सटेंशंस जो हैं वो एक तरफ ख्वाजा हारिस साहब रिक्वेस्ट करते थे और दूसरी तरफ कोर्ट रिक्वेस्ट करती थी, और यानी अदालत जो है वो मुनासिब वक्त यानी 1 महीने का 2 दफ़ा उन्होंने गालबन दिया। सही सही। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें उन्होंने हर चीज सामने आ चुकी है, फैसला होने को चंद मामलात रह गए हैं और वो भी कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इस स्टेज पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वकील जो है वो अपने क्लाइंट की मर्जी के बगैर वकालत नहीं छोड़ सकता। यानी ये कोई अगर कहे कि ख्वाजा हारिस साहब ने अपने तौर पर यह फैसला किया है, ये बिल्कुल बात मुनासिब नहीं होगी। ख्वाजा साहब का ये फैसला अपने क्लाइंट की मर्जी से हुआ है और उसकी 2 वजूह है। अच्छा। पहली वजह यह है कि वो ये चाहते हैं कि ये केस जो है वो ताखीर का शिकार हो और फैसला ना हो सके। इससे उन्हें क्या फायदा होगा? और दूसरी वजह जो है वो जी, इससे क्या फायदा होगा उनको? आप क्या समझते हैं? वो इलेक्शन के बाद लेकर जाना चाहते हैं इसका फैसला? नहीं, वो ये चाहते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले इसका फैसला आ जाता है तो उससे लोग जो है ये समझेंगे कि ये जनाब मुजरिम। अभी तक तो वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब मेरे खिलाफ ये कुछ ला नहीं सके। आम आदमी को वो यही बता रहा है कि इनके पास कुछ नहीं है इसलिए इतनी देर हो गई है और जनाब मेरे खिलाफ सबूत नहीं ला सके। लेकिन अगर अदालत फैसला कर देती है, सजा दे देती है, तो उससे वो ये समझते हैं कि लोगों के ज़हन में ये बात आएगी कि ये मुजरिम थे और इन्हें सजा होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उनकी स्ट्रेटजी है इस स्टेज पे, वो स्ट्रेटजी है कि वो इसमें लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अच्छा। वो इस केस का फैसला नहीं चाहते कि किसी सूरत में भी हो, या तो उस वक्त हो जब उनकी मर्जी की हुकूमत आ चुकी हो, या अगर नहीं तो उससे पहले ये फैसला अगर आए तो वो लड़ाई करना चाहते हैं कि देखिए जनाब मुझे मौका नहीं दिया गया और ये केस नहीं था, इनफैक्ट मुझे फंसाने का एक बहाना था और चूंकि मुझे निकालना था इसलिए एक फजूल और जाली केस बनाया गया। और उसके बाद पूरे मुल्क में वो अपने तौर पर कोशिश करेंगे कि वो इसमें लड़ाई लड़े और अपने लोगों को, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं आपको आवाज़ दूंगा, वो आवाज़ देना चाहते हैं। और बल्कि एक बात और भी आपको जाते जाते मैं कह दूं कि उन्हें कोई दिलचस्पी इस बात से नहीं है कि पुरअमन इंतखाबात हो और उनका भाई जो है वो वज़ीर आज़म बने। वो खुद अगर ना बने तो वो किसी को इस मामले में नहीं समझते कि उसके बाद फिर। अच्छा आरिफ साहब, ये तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि वो ये नहीं है कि उनके भाई बने, उन्हें सिर्फ अपनी जात से गरज है। इस पर मैं वापस आऊंगी आपकी जानिब, लेकिन अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीब साहिबा, हमने देखा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो बड़े दुखी दिखाई देते हैं, कहते हैं कि पहले एक लाडला था, इमरान खान की जानिब इशारा करते रहे हैं, अब कहते हैं कि दूसरा लाडला है उसको भी इसी तरह से सहूलत दी जा रही है, मुकदमात होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो अंदलीब साहिबा, इस जुल्म पर आपके क्या तासुरात हैं जिसका जिक्र करते हैं मियां मोहम्मद साहब? देखें, ये जो होती है ना ट्रेजिडी फिल्में, जिसमें वो मकाम आता है फिल्म में जब सब कुछ लूट के तो वो जो होता है एक दुखी हीरो जो होता है वो सामने आता है और मैं क्या करूं, हालात ही ऐसे हैं। तो ये वो वाला किरदार है, लेकिन थोड़ा सा इनकी एक्टिंग जो है वो अब इतनी मोनोटोनस हो गई है और कुछ 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल हो गए भाई। पहले दिन अगर तुम कागजात पेश कर देते थे, वो जराए जो आपने कहे थे, आपको याद होगा कि वो उसमें असेंबली में कहा था ये है वो जराए, तो अगर पहले दिन उसी दिन जराए पेश कर देते तो 2.5 साल ऐसे ना गुजरते। मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री में शायद ही कोई मुकदमा ऐसा हो जिसमें 2.5 साल में, ये तो 100 पेशियां कह रहे हैं, मेरा ख्याल है जो हेयरिंग्स हुई हैं वो कोई 500-600 होंगी, और एक हेयरिंग में एक वकील, इन्होंने वकील भी बहुत बदले हैं, बेशुमार वकील बदले हैं, लेकिन वकील बेचारे क्या करें, नहीं है। एक वकील जाता है वो बस तरखा के काम करके, अच्छा भाई तुम बताओ तुमने ये किया, तुमने वो फॉन्ट देखा, तुमने ये साइन किया, तुमने वो किया,
चल चलाओ काम करके इन्होंने 2.5 साल गुजार दिए हैं और अभी तक ना सबूत दिए, ना कोई ट्रांजैक्शन दी, ना कोई ट्रेल दिया, ना कोई डॉक्यूमेंट दी, ना कोई रिसीट दी, ना कोई एविडेंस दिया और ये इसको खींच के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ आरिफ साहब से, शुरू से इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको पता है कि इनके पास जीरो चीज़ें हैं, इनको पता है कि इनकी कन्विक्शन होनी है, इनको पता है कि कन्विक्शन हो गई तो उसके बाद कहानी ख़त्म है। अब इनके पास चॉइस क्या है? इनके पास एक चॉइस है कि जिसको खींचें, सुबह जाने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें कहें मुझे क्यों निकाला और ये सारा खलाई मखलूक है और ये है, उसके बाद बाहर निकलें, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि जी अंदर तो उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई सबूत नहीं है उनके पास। अभी के सबूत देना तो इनके ऊपर है क्योंकि इन्होंने माना है कि फ्लैट्स इनके हैं और वही रटी रटाई 2 स्पीचेस करके और टाइम को खींच रहे हैं। अब वक्त ऐसा आ गया कि इनको लग रहा है कि इनकी ये जो है उधार मांगना टाइम और बेवकूफ़ बनाने का जो सारी ट्रिक्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपीलें की, ये की सही। तो मुझे ये बताइएगा, आपने कहा, बहुत माजरत आपकी बात में काट रही हूँ, आपने जिक्र किया अपनी गुफ्तगू के आगाज में कि एक फ्लॉप फिल्म है, फ्लॉप ड्रामा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि फिर इसका स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? मियां साहब हैं स्क्रिप्ट राइटर या मरियम नवाज है? देखिए मेरे ख्याल है ये मुश्तरका कोशिश है, जॉइंट वेंचर है जिसमें 2 एक ही जहनियत के लोग, जिनको के मैं तो कहती हूँ कि सबसे बदकिस्मती पार्टी की है, नून लीग की है, क्योंकि इसमें नून लीग भी मारी गई है। आप आज देखें चौधरी निसार का जो बयान है वो तो अब खुल्लम खुल्ला कहने शुरू हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि बेटी ने, जो मुर्सी सियासत है, बेटी ने मरवा दिया बाप को और बेटी ने मरवा दिया पूरी पार्टी को, और वो ये साफ कह रहे हैं कि ना वो शहबाज शरीफ को पनपने देंगे, ना वो चौधरी निसार को पनपने देंगे, ना वो नून लीग को पनपने देंगे। उनकी फिलॉसफी ये है कि अगर नवाज शरीफ और मरियम नहीं है तो भाड़ में जाए नून लीग, हम अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हम अगर नहीं है तो कुछ। आप ये है। समझती हैं कि अब मियां साहब की सोच ये हो चुकी है? इसी सोच के बारे में, इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने राबिता किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, मुमताज़ नाम है, मज़हर अब्बास साहब से। मज़हर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं फ्लॉप ड्रामा है, फ्लॉप स्क्रिप्ट है। मकसद ये है कि मियां साहब नहीं तो फिर कुछ नहीं, चाहे वो छोटे मियां साहब ही क्यों ना। नहीं सर, उनको तो यही कहना चाहिए, जाहिर है वो अपोजिशन पार्टी की अहम रहनुमा हैं और तहरीक इंसाफ का पूरा जो नैरेटिव है वो है ही एंटी नवाज और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने में अहम रोल प्ले किया है। वो पूरे पनामा के केस को जिस तरह उन्होंने उठाया है वो तहरीक इंसाफ का क्रेडिट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे बिल्कुल आउट हो गए हैं, सियासी तौर पे ख़त्म हो गए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा मुमकिन ऐसा है। और देखिए पाकिस्तान की सियासत में ये चीज़ें आती रहती हैं अप्स एंड डाउन, लेकिन ये ज़रूर है कि पहली मरतबा नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है। ये माजी में जो उनके साथ हुआ है उससे बड़ा बहुत मुख्तलिफ है। इस मरतबा जो सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ रहा है उसमें जाहिर है कि जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी नहीं है और ना ही ये पीसीओ वाली अदलिया है, तो दोनों ही सूरत हाल उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन जिस चीज़ में वो कामयाब रहे हैं वो ये कि उन्होंने पार्टी में बहुत बड़ी टूट फूट नहीं होने दी है। पार्टी में बाय एंड लार्ज जितनी बड़ी टूट फूट शायद एक्सपेक्ट की जा रही थी, खासतौर पर MNAs और MPs के हवाले से, वो बहुत बड़ी टूट फूट हमें नज़र नहीं आती। अब ये हो सकता है कि अगर जब ये फैसला आए और अगर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जाता है तो इसमें मज़ीद इजाफा हो जाए, या ये कि ये जो रिफ्ट जिसकी बातें की जा रही थी ये और ज़्यादा वाइडन हो जाए तो नुकसान हो सकता है। लेकिन वो अभी तक जो आज की सूरत हाल है, अभी तक वो मुस्लिम लीग नून को बड़ी हद तक इंटैक्ट करने में कामयाब हुए हैं। चौधरी निसार का फैक्टर बिल्कुल मुख्तलिफ है। चौधरी निसार एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखने वाले मुस्लिम लीग के सियासतदान रहे हैं और बहुत पुराने सियासतदान रहे हैं। और ये ज़रूर है कि चौधरी निसार वाला जो सिचुएशन है
इसमें ना सिर्फ ये कि नून लीग को सेटबैक हुआ है, या बल्कि नवाज शरीफ को सेटबैक हुआ है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त, जिस सूरत हाल को वो आगे लेके चल रहे हैं, उस सूरत हाल में अगर इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग नून उसमें पूरी तरह पार्टिसिपेट करती है जी। और वो नवाज शरीफ के बयानिए पे ही मुस्लिम लीग नून लड़ेगी, कोई दूसरे बयानिए पे नहीं लड़ेगी। अच्छा मज़े साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने कहा कि बड़ी कमाल महारत से लेकर चले हैं, पार्टी को टूट फूट का शिकार नहीं होने दिया है, लेकिन ये बताइएगा कि अगर फैसला आ जाता है, जिस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, 1 महीने का वक्त दिया गया है, अगर फैसला आता है इलेक्शन से पहले और नून लीग के खिलाफ आ जाता है, तो क्या इससे उनको फ़ायदा होगा इंतखाब में या नुकसान होगा? देखिए, इस वक्त पंजाब का इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ की वेव और इमरान खान की सुनामी के दरमियान है। बिल्कुल। और देखना ये है कि पंजाब में सुनामी के हद तक जो है वो नून लीग को जो है वो बहा ले जाती है, और या ये कि नवाज शरीफ की वेव अपनी जगह कायम रहती है और उस वेव के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाती जो गालिबन वो तवक्को कर रहे हैं 2013 के मुकाबले में। और जाहिर है 2013 के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स भी आ गए हैं, उनको ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उन इलेक्टेबल जब ज्वाइन करते हैं तो उससे के दो कुछ फ़ायदे भी होते हैं कि आप इंतखाबात जीत सकते हैं, लेकिन एक बड़ा नुकसान ये होता है जो पुराने कारकुन हैं, सियासी कारकुन हैं पार्टी के, और या आपके जो बहुत से सपोर्टर्स होते हैं वो थोड़े से बददिल होते हैं, उनमें से बहुत से वोटर्स जो है सपोर्टर्स जो है वो वोट डालने नहीं आते। ये वो चीज़ है कि जिसको देखने की ज़रूरत है तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पंजाब में बहुत से ऐसे लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जो पिछले 5 साल में नून तहरीक इंसाफ के मुखालिफ रहे हैं और इलाके के अंदर उन्होंने तहरीक इंसाफ की मुखालफत की है। बिल्कुल। और उन लोगों के लिए जो तहरीक इंसाफ के इस वक्त लोग हैं और साथी हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है कि इंतखाबात के वक्त वो उस शख्स को वोट देने जा रहे होते हैं या उसकी कैंपेन कर रहे होते हैं जिसने 5 साल उनकी पार्टी और उनकी क़यादत की मुखालफत की हो। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल सूरत हाल होता है किसी भी सियासी जमात के कारकुनों के लिए कि वो एक ऐसी सिचुएशन में उनको लाके खड़ा कर दिया जाए जहां 5 साल जिसकी मुखालफत की हो उन्होंने, आज उसकी हिमायत करने के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही हो। सही। ये तहरीक इंसाफ से लोग 2011 तक ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इस हद तक इलेक्टेबल्स को ले लेंगे, लेकिन अब जो सूरत हाल है पंजाब में खास तौर पे, उसमें हमें लगता है कि गालिबन उनकी स्ट्रैटेजी यही है किसी तरह इलेक्शन जीता जाए और इलेक्शन जीतने के बाद सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। तो अब देखना ये है कि वो जो लहर है जिसको कहा जाता है कि नून लीग या नवाज शरीफ की लहर है, वो कामयाब होती है या इमरान खान का सुनामी। बिल्कुल। मज़े साहब, मैं चाहूँगी आप हमारे साथ मौजूद रहें। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो कुछ बात करेंगे साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, जिन्हें अब कहा गया है कोर्ट की जानिब से कि अगर वो बहादुर हैं तो वापस आएँ इलेक्शन में हिस्सा। अब साबिक सदर वापस आएंगे या वो अपनी शराइत मनवाना चाह रहे हैं? तमाम केसेस में उन्हें ज़मानत चाहिए। अब देखिए, इसको ना रियायत कह सकते हैं, हाँ ये ज़रूर है कि कोर्ट ने उनको ये मौका ज़रूर दिया है कि वो आएँ, और जिस तरह पहले तासुर दिया गया था कि जी जैसे एयरपोर्ट पे अगर वो खुद दे रहे थे कि जी मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन इसको जिस अंदाज में दूसरे लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ उनको इस हद तक रिलीफ दिया है कि वो आएँ और अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन जो मुकदमात हैं उन्हें वो मुकदमात उसी तरह चलेंगे। उन मुकदमात की जिस तरीके से भी सूरत हाल बनती है आगे चल के, अगर उनकी गिरफ्तारी मतलूब होती है तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, नहीं होती तो नहीं किए जाएंगे। उनकी बेल भी है, वो यहाँ आके ही मूव कर सकते हैं, बेल कराएं, लेकिन जैसे आर्टिकल 6 वाला केस है उसमें गालिबन बेल भी नहीं होती। लेकिन अभी मुशर्रफ साहब के ऊपर जो है सूरत हाल, मुशर्रफ साहब पे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है तो फिर अब जो सूरत हाल है, या हम यूं कहें कि बॉल अब मुशर्रफ साहब के कोर्ट में है, और अगर मुशर्रफ साहब नहीं आते, और आज जो कोर्ट ने रिमार्क्स भी दिए हैं कि वो अगर बहुत बहादुर हैं तो आएँ, अदालतों का सामना करना पड़े, ये एक ऐसी सूरत हाल है कि मुशर्रफ साहब के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। उन्होंने जिस तरीके से दावे किए थे, जिस तरीके से ये कहा था कि वो अदालतों का कानून का सामना करने से घबराते नहीं हैं,
अदालतों का सामना करने से नहीं घबराते। उन्होंने ये भी कहा था कि ये अदलिया जो है अब तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी नहीं है, तो अब उनको क्या खदशात हैं, क्या खतरात हैं। वो जिस तरह गालिबन वो अब भी वहाँ बैठे ये समझ रहे हैं कि जैसे वो अब भी जो है इस मुल्क के आर्मी चीफ हैं, वो अब भी ये समझ रहे हैं कि शायद वो इस मुल्क के सदर हैं और उनको हर तरीके से इसका VIP ट्रीटमेंट दिया जाए। वो मुमकिन नहीं है। वो बहुत से मुकदमात में मतलूब हैं। वो यहाँ से जिस तरीके से भी गए थे इसको उससे कतई नज़र, लेकिन वो एक ऐसी सूरत हाल से अब दो चार हैं कि वो इंतखाबात में अपने नॉमिनेशन भी उन्होंने भरे हैं, इलेक्शन लड़ना भी चाहते हैं और वो ये चाहते हैं उनको हर तरह का रिलीफ दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है, उनको आना चाहिए। और अगर वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं तो सियासत में तो वैसे भी लोग जेलों से नहीं डरा करते, तो अगर वो जेल जाने से डर रहे हैं, मुकदमात का सामना करने से डर रहे हैं, इसके बावजूद कि वो ये कहते हैं कि इन अदालतों पर मुझे पूरा एतमाद है, तो ये सारी निशानियां सिर्फ एक डरपोक शख्स की हो सकती हैं। ये निशानियां किसी एक ऐसे शख्स की नहीं हो सकती जो अदालतों का सामना करते हुए नहीं घबराता, सही, जो जेल जाते हुए नहीं घबराता। तो मेरा ख्याल है मुशर्रफ साहब या तो मुकम्मल तौर पे अपनी जो भी सियासत है उसको खैरबाद कह दें, जो है वो सारी चीज़ों से रिटायर हो जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी मुकदमात तो बहरहाल उन पे चलने हैं। और अगर उन पे मुकदमात नहीं चलते हैं और उनके मामलात आगे नहीं बढ़ाए जाते हैं तो फिर लोग इसका मवाजना करेंगे नवाज शरीफ के ट्रायल से। सही, फिर लोग इस चीज को देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब का तो ट्रायल बड़ी तेजी से हो रहा है, बड़ी तेजी से कंक्लूड भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इतना पुराना मुकदमा जो है वो चीजें वो आगे नहीं बढ़ रहा। और सिर्फ उनपे एक मुकदमा नहीं है, उनपे और भी कई बहुत सारे मुकदमात हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि उन्हें आना चाहिए अगर वो अपना सियासी करियर बरकरार रखना चाहते हैं। इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे और इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं एतजाज एहसन साहब, इंतहाई सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एतजाज एहसन साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। हम बात कर रहे हैं आज के शो में एतजाज साहब एवनफील्ड के हवाले से। हमने देखा मियां साहब आज अकेले पेश हुए, उनके वकील ने उनका साथ नहीं दिया। कल मैं आपका एक शो देख रही थी, एक निजी टीवी पर आप इंटरव्यू दे रहे थे, आपने कहा कि आप तो 18 घंटे खड़े रहते थे अपने मौक्किल के लिए। फिर ये कैसे वकील हैं कि हफ्ता इतवार आने से इन्होंने इनकार कर दिया, केस ही छोड़ दिया? ये तो मियां साहब के कहने पे ही छोड़ा है ना। अच्छा, फैसला तो ख्वाजा आरिफ ना करते, ये तो मियां साहब के कहने पे, ये तो फैसला ये एक प्लान और मंसूबे के तहत किया गया है। और वो मंसूबा इन्होंने जो ताखीर बरती है अदालत में 20-22 दिन से शायद ज्यादा, वाजिद ज़िया का ही जिरा की गई है वो जिरा तो सफाई की तरफ से ही होती है ना। और वो डिले जितना किया है, जितना लंबा खींचा है, हर 4 सफ़े बाद वही जिरा, वही सवाल, आप अगर उसमें से अंडरलाइन करना शुरू करेंगे उनके वाजिद ज़िया के बयान को, तो उसमें से वो मतलब है 1/4 से भी कम रह जाएगा जो शायद तकरार ना हो जिसमें। तो वो ख्वाजा आरिफ साहब बड़े अच्छे वकील हैं और वो ऐसे खुद तो केस को छोड़ने को तैयार नहीं होने वाले बंदे। और मैंने आपको बताया, मैंने कौम को बताया, हमारे वक्त में हमारे जब बीबी शहीद का केस चलता था और आसिफ साहब पे केस चलता था तो सुबह 8 बजे मैं पेश होता था राशिद अजीज खान साहब के रूबरू लाहौर में, और वो रेफरेंस बीबी के खिलाफ रेफरेंस होती थी। 10 बजे तक वो 8 से 10 बजे वो करता था, 11 बजे की फ्लाइट लेके भाग के एयरपोर्ट पहुंच के 11 बजे की फ्लाइट लेके कराची पहुंचता था। अच्छा। 12:30 बजे कराची पहुंच के सीधा अदालत जाता था। अदालत 3 बजे तक आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो एंटी टेररिज्म केस कोर्ट में केस चल रहा था वो करता था। उधर से उठता 3 बजे जाता था एयरपोर्ट से सीधा जाता था इस्लामाबाद, और 6:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास में हिस्सा लेके 10 बजे रात को फ्लाइट होती थी इस्लामाबाद से लाहौर, तो फिर इस्लामाबाद लाहौर आके सोता था। सुबह 8 बजे फिर राशिद अजीज साहब के सामने होता था। मैंने कभी शिकायत नहीं की। यूसुफ रजा गिलानी के केस में मुझे 9 घंटे बहस करनी पड़ी, 9 घंटे खड़े होके 2 पाँव पे
और पांव सूज जाते थे, टखना सूज जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट की रियायत नहीं दी और मैं करता रहा। तो इस तरह अटक ट्रायल मैं करने गया रजा काजिम के लिए, तो वो तकरीबन बंद ही हो जाते थे, वकील भी अटक में ही बंद होता था। और ये 1984 जब अटक के आसपास कोई आबादी, कोई रौनक वानक नहीं होती, किला था और किले के अंदर ही ट्रायल चलता था। तो हाँ, ये तो शहजादे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, और इनके ये तो शहजादे हैं, इनसे तो इतना नरम हाथ रखा जा रहा है। इनको ECL पे नहीं डाला। आप किसी फौजदारी वकील से पूछें कि जिस बाप के 2 बेटे मफरूर हो, बाप भी मुल्जिम हो, बाप के 2 बेटे मफरूर हो, उसकी जमानत होती है कि नहीं? और वो बाप कहता रहता है मुझे नहीं पता बेटे कहाँ चले गए, लीबिया चले गए, दुबई चले गए, मलेशिया चले गए, कुआलालंपुर चले गए, मुझे खबर ही नहीं। उनकी बेलों में, चनाब के बेलों में छुपे हुए हैं, कहीं कहाँ है वो, आज़ाद कश्मीर चले गए। ये बाप तो वहाँ जाएगा, एयरपोर्ट पे 2 मफरूर बेटे और 1 मफरूर समधी उसको एब्सकॉन्डर फ्रॉम द लॉ रिसीव करेंगे टेलीविजन कैमरों के सामने। और गाड़ी 1 में बैठ के जो 1 मफरूर बेटा चला रहा होगा, वो मफरूर एब्सकॉन्डर फ्रॉम द लॉ उसी मुतनाज़िया घर में जाएंगे जिसके बारे में सारा तनाज़ा है और हेवनफील्ड अपार्टमेंट्स है, उसी महल नुमा मकाम पे चले जाएंगे। सही, और वहाँ उन्हीं बच्चों के साथ रहेंगे। इत्तेज़ाज़ साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, ये सारी दुनिया देख भी रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाथ बड़ा होला रखा जा रहा है, बड़ा नर्म रवैया बरता जा रहा है। तो आपको दिखाई ये दे रहा है कि जो ये चाह रहे हैं, नवाज फैमिली जो चाह रही है वो हो जाएगा। ये जिस तरह से चाह रहे हैं ये केस चले, जिस तरह से चाह रहे हैं फैसला आए, ये उसमें कामयाब रहेंगे। अब तो इन्होंने वकील को भी मना कर दिया बकौल आपके, कि खुद मना किया। ये बड़ी अजीब बात है कि एक जगह वो मफरूर जो है वो नहीं आ रहा, उसके वकील पहुंच जाएंगे मुशर्रफ, वो मुल्ज़म नहीं होगा और वो वकील होंगे। एक जगह वकील नहीं है और नवाज शरीफ मुल्ज़म मौजूद है। ये अभी अजब चीज देखने में आ रही है। बुज़दिल लोग हैं, मियाँ साहब पहले भी समझौता करके भागे थे। पहला NRO जो हुआ था, पहला NRO वो नवाज शरीफ खानदान ने मुशर्रफ के साथ किया था, जब ये सऊदीया के पैलेस, सरूर पैलेस में फरार हो गए थे और पहुंच गए थे। और मैं चूंकि उस वक्त उनका वकील था, मुझसे भी मख्फी रखा, और मैं वो दिलचस्प बात किसी वक्त बताऊंगा कि वो किस तरह इन्होंने मख्फी रखा और क्या जतन इन्होंने किए। लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब, हमने तो सुना है कि वकील से, डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो वकील से छुपाएंगे तो फिर कैसे कामयाबी मिलेगी केस में? वो वकील का आलम ये था कि मुझे तो आके कुलसूम नवाज कह गई 6 दिसंबर को कि जरा लड़ाई तेज करो, जंग का आगाज तेज करो, तेज करो। और खुद 10 तारीख को मियाँ साहब निकल गया, 10 दिसंबर को 2000, खुद सारा कुनबा लेके, बावर्ची लेके, अपने मुलाजिम लेके, ड्राइवर लेके और मेड लेके, कन्याएं लेके, वो लेके और चले गए, खुद सारा कुनबा लेके 747 में बैठ के। और दूसरे दिन जो मुझे, चूंकि कुलसूम बीबी ने इतना एतमाद में दिया कि मियाँ साहब जंग लड़ने को तैयार हैं और बहुत लंबी जंग और लंबी जेल काटने को तैयार हैं, और मियाँ साहब उस वक्त तक समझौता कर चुके थे। ये तो हरीरी और सऊदी खानदान और मुशर्रफ, ये सब का वो 3-4 महीने से समझौता हो रहा होगा। मुझे कह गए कि आप बस, अब हम जेल काटने को, लंबी जेल के लिए तैयार हैं, आप बस। और अखबारात में दूसरे दिन जो खबर लगी, वो एक तस्वीर लगी, मियाँ साहब बोर्ड कर रहे हैं, जहाजों में बैठ रहे हैं, और मेरा नीचे बयान बॉक्स आइटम में ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इत्तेज़ाज़ एहसन, वकील नवाज शरीफ। तो ये बड़े बड़े कारनामे करने वाले लोग हैं, बड़े कारनामे करने वाले लोग हैं। लेकिन इत्तेज़ाज़ साहब, आपने कहा कि असल में ये बुज़दिल हैं, भागना जानते हैं, आपने NRO का भी जिक्र किया। बुज़दिली की बहादुरी की बात हो रही है तो कुछ मुशर्रफ की बात भी कर लेते हैं। इत्तेज़ाज़ साहब, आज कोर्ट ने उन्हें रिलीफ भी दे दिया, आए, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन अब वो ये फरमाइश कर रहे हैं कि तमाम के तमाम केसेस में उन्हें ये रियायत दी जाए, उनके साथ ही किया जाए। तो क्या आइन के तहत, कानून के तहत भी कुछ हमें बताइएगा, ये पॉसिबल होगा? और कुछ बहादुरी की भी बात करें, इतने बहादुर हैं मुशर्रफ, आप समझते हैं वापस आएंगे?
देखिए, कानून के तहत तो ना नवाज शरीफ लंदन वंदन जा सकते हैं, बल्कि मफरूर बेटों का बाप को तो कहीं और होना चाहिए, मुल्जिम को। और मुशर्रफ की तो बात ही और है। मुशर्रफ तो बिल्कुल मतलब है, वो तो भागा हुआ है, वो नहीं आएगा, वो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके लिए शहनाइयाँ भेज दें उधर दुबई में, उसके वहाँ से रेड कारपेट शुरू करें, उसको जाके लेके अपने हाथ से पकड़ के ले आए। तो फिर उन्होंने एतजाज साहब कागजात क्यों जमा कराए? माजरत आपका कता कलामी के लिए कागजात क्यों जमा कराए फिर उन्होंने? ये आपको कल पता लग जाएगा कि अगर आते हैं कि आता है कि नहीं आता, ये तो कल ही पता लग जाएगा ना। तो अगर इसमें तो ज्यादा देर नहीं हुई। फिर उसने कागजात पास एक ब्रिंकमैनशिप है, एक पार्टी के कैंडिडेट्स कितने उसके AML के या कौन सी मुस्लिम लीग है उसकी, सही, उसके कैंडिडेट्स कितने हैं? 1 या 2 या 3, मेरा ख्याल मुशर्रफ अकेला ही कैंडिडेट है, कोई और कैंडिडेट भी नहीं है। तो उसने क्या इलेक्शन लड़ना है? और वो मतलब है डरपोक है, डरा हुआ है, वो घबराया हुआ है। वो उसकी किताब पढ़े आप, जो जिस किस्म का वो इररिस्पॉन्सिबल बंदा है, नसीम ज़हरा की किताब पढ़ें, कारगिल टू कू, आपको पता लग जाएगा कि किस किस्म का इंसान है वो शख्स जिसने वो पाकिस्तान को इतनी एम्बैरसमेंट में डाला। तो वो नहीं आता। अच्छा, आप ये समझते हैं कि उनमें इतनी, जी मैं कभी शर्तें नहीं लगाता हूँ, पर इस बात पे मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मुशर्रफ नहीं आता। इस पे शर्त नहीं लगाऊंगा कि मियाँ साहब बाहर गए तो वापस आएंगे कि नहीं, इस पे शर्त नहीं लगाऊंगा। लेकिन ये शर्त मैं लगाने को तैयार हूँ कि मुशर्रफ कल वापस नहीं आए। सही। वैसे कोर्ट ने भी यही पूछा था नवाज फैमिली से कि हम जाने की इजाजत तो दे देते, लेकिन पहले बताएं कि अब वापस कब आएंगे। बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज साहब, मजीद आपसे बात करेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PTI को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अंदलीब साहिबा, अभी बात हो रही है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने की, पाकिस्तान आने की, पाकिस्तान से बाहर जाने की। मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था, जुल्फी बुखारी कल काफ़ी खबरों में बुलेटिन्स में उनका नाम आता रहा है। ये क्या ऐसी जादू की छड़ी, जादू की पुड़िया थी उनके पास कि एकदम से उन्होंने इधर उधर फ़ोन घुमाए और उनका नाम ECL से निकाल दिया गया? तो बहुत बड़ी बात है ECL से नाम निकलवा लेना। कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जुल्फी बुखारी जो है वो PTI की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, और क्या उन्होंने वहाँ किया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरी है और ना खान साहब की है। अगर उन्होंने, उनका नाम था और वो निकाला गया तो ये डेफिनेटली समथिंग विच इज़ देयर और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम तो बिल्कुल ओपनली कहते हैं कि नोबडी इज अबव द लॉ। अच्छा, कोई भी अबव द लॉ नहीं है। अच्छा, वैसे अंदलीब साहब, बड़ी माजरत, आपने कहा इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, तो क्या मैं इससे ये मतलब लूँ कि आप समझ रही हैं कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं कुछ? नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेशन, आप एक एलिगेशन लगा रही हैं ना। आप कह रही हैं कि जी 1 घंटे में उन्होंने उठवा दिया। अच्छा, अगर आप कह रही हैं कि जी गलत हुआ है तो इसकी ये मैं नहीं कह रही अंदलीब साहिबा, ये तो हमने देखा, ये तो सारा दिन कल चलता रहा ना। उन्हें उम्रे पर जाना था, उसके बाद हमने देखा, चले बुलेटिन्स में बात की, हम लोगों ने खुद प्रोग्राम्स में बैठकर बात की कि उनका नाम हटा दिया गया। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि PTI ने ऐसा किया, मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप चूंकि PTI के सीनियर रहनुमा हैं, कुछ तो आपको मालूम हुआ होगा कि इतनी आसानी से ये सब हो कैसे गया। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए कह रही हूँ आपसे। जी, अगर आप सुन लेती तो मैं तो आपको पहले ही जवाब दे बैठी हूँ। प्लीज, हमारा ये स्टांस है, नोबडी इज अबव द लॉ, चाहे मैं हूँ, चाहे खान साहब हैं, जो कोई भी है। और अगर किसी ने, अभी के ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लॉ को वायलेट करने की कोशिश की है या कुछ और हुआ है जिसका हमें पता नहीं है, क्योंकि मेरी तो मुलाकात ना जुल्फी से है ना कुछ, वो तो वहां गए हुए हैं। तो अगर कोई ऐसी बात है, FIA ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जिसने भी किया है, आप कह रही हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। अंदलीब साहिबा, बहुत माजरत, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। इस मौजू पर यकीनन आपसे किसी और प्रोग्राम में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ, आपका शुक्रिया। आरिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद से और मजहर अब्बास साहब के साथ साथ हमें ज्वाइन किया था एतजाज एहसन साहब ने। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में आज न्यूज़ पर। आज के साथ रहिएगा।